देखो बेटा उस दिन हमने आपको बता दिया था कि कार्नोट्स के हीट इंजन, कार्नोट्स हीट इंजन के बारे में बताया होगा, सही है। कार्नोट का हीट इंजन मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करने वाला, जिसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करवाया था 1 माइनस T2/T1, है ना। और उसके पहले हमने बताया होगा कि T2/T1 किसके बराबर होता है, Q2/Q1, है ना। और ये सब पढ़ाने से पहले आपको बताया होगा वर्क का फॉर्मूला 1 माइनस Q2/Q1, ये वर्क का फॉर्मूला था, एफिशिएंसी 1 माइनस Q2/Q1, सही है। तो कार्नोट के हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1, ये T2/T1 Q2/Q1 के बराबर, यहाँ तक बता चुके थे। इसके बाद लिखिए आप लोग कार्नोट्स थ्योरम, कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट थ्योरम, ठीक है, क्या है देखिए, नो इंजन working between two given temperatures, no engine working between two given temperatures can be more efficient than a reversible Carnot engine, can be more efficient than a reversible Carnot engine, working between the same two temperatures, and that all reversible engines working between the same two temperatures, and that all reversible engines working between the same two temperatures have the same efficiency, whatever be the working substance, देखो इस कार्नोट थ्योरम समझ लो जरा सब लोग। कार्नोट्स थ्योरम क्या है, देखिए बेटा, कोई भी इंजन हो, मान लो इंजन 1 है, इंजन 2 है, और एक तरफ कार्नोट का इंजन है, हीट इंजन, और ये तीनों इंजन T1 और T2 टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। तो दो गिवन टेम्परेचर्स पे काम करने वाले, देखिएगा बेटा, दो गिवन टेम्परेचर्स पे काम करने वाले जितने भी इंजन्स होंगे, उन सभी इंजन्स में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा इंजन होगा, कार्नोट का रिवर्सिबल हीट इंजन होगा, समझ गए। और जितने भी ऐसे इंजन्स होंगे T1 T2 टेम्परेचर के बीच में काम करने वाले, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, मतलब इस पिस्टन के कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हो, अगर टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में ये काम कर रहे हैं, तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, ईटा, क्योंकि ईटा सिर्फ T1 T2 पर डिपेंड करता है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर नहीं डिपेंड करता। नहीं समझ पाया, ठीक। इसके बाद टॉपिक देखते हैं, आगे समझ में कार्नोट थ्योरम, सबसे बेहतर एफिशिएंट कौन सा इंजन है, कार्नोट का हीट इंजन, समझ गए। और वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता। देखिए अगला टॉपिक, कार्नोट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर। कार्नोट्स, हिमांग प्रवेश आए थे स्कूल, आए थे, फिट थे, ठीक ठाक, तबीयत ठीक थी, आवाज बढ़ी। अच्छा, काहे चिल्ला के?
Carnot's ideal refrigerator और heat pump. Carnot's ideal refrigerator, Carnot का रेफ्रिजरेटर कहिए या हीट पंप कहिए इसको, ठीक है। देखो रेफ्रिजरेटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हीट को कोल्ड प्लेस से ले जाके हॉट प्लेस ले जाए। ठंडी जगह को और ठंडा करने का मतलब हो गया रेफ्रिजरेटर। तो ठंडी जगह से हीट निकालनी है और गर्म जगह तक, भाई गर्म से ठंडे तो अपने आप चली जाएगी, ठंडी से गर्म तक ले जाने के लिए क्या चाहिए? रेफ्रिजरेटर, है ना। यही तो था क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट कि गर्मी तो अपने आप चली जाती है गर्म जगह से ठंडी जगह, लेकिन ठंडी जगह से गर्म जगह तक ले जाने के लिए बाहर से वर्क करना पड़ता है। लिखो एनी डिवाइस फॉर रिमूविंग हीट, एनी डिवाइस for removing heat from a cold place, any device for removing heat from a cold place and adding it to a hotter place, and adding it to a hotter place, and adding it to a hotter place. नहीं समझे? वो कहेंगे रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। हीट को पंप करना है ठंडे से गर्म, ठीक है। तो देखो यूजिंग पर मैं ऐसा कुछ बस ये हो गया आपका सोर्स, ये था ना सोर्स, हॉट बॉडी कह लो बस इसको, हॉट बॉडी। इसका टेम्परेचर है T1, ये क्या होगी? कोल्ड बॉडी, और इसका टेम्परेचर क्या है? T2। अब अगर ये एक इंजन है तो यहां से हीट आएगी, Q1 हीट आएगी, उससे वर्क होगा और बची हुई हीट कहाँ जाएगी? कि कोल्ड बॉडी के पास जाके सिंक में चली जाएगी, सोर्स, वही क्या हो गया? सिंक। लेकिन अब हमें उल्टा करना है, हमें हीट को कहाँ से निकालना है? कोल्ड बॉडी से हीट को निकालना है और किसको भेजना है? ठंडी बॉडी को भेजना है। तो यहाँ से Q2 हीट निकाल के यहाँ भेजेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? तो यहाँ जो Q1 होगा वो दो हिस्सों में बटेगा। Q1 हीट जो यहाँ आएगी वो आएगी, Q2 तो दी गई प्लस जो W वर्क किया गया, Q2 हीट दी गई प्लस इस पे W वर्क किया गया, तो टोटल हीट हो गई Q1। नहीं समझ पाए? तो Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू ये वर्क आ गया। आगे समझ में? इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, नहीं इसकी एफिशिएंसी नहीं, इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलेगा। फिलहाल छोड़ो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? Q1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू W, और Q2 बाई Q1 को क्या लिख सकते हो? T2 बाई T1 इक्वल्स टू W। तो 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q1। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें Q2 के टर्म्स में लाना था, उल्टा हो गया ये। इससे Q2 कॉमन लो, Q2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा Q1 बाई Q2 माइनस 1 इक्वल टू W। तो Q1 बाई Q2 क्या हो गया? T1 बाई T2 माइनस 1 इक्वल टू W। T1 बाई T2 माइनस 1 इक्वल टू W बाई Q2। T1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू W बाई Q2। आगे समझ में? Work done with respect to heat extracted from the cold body, ये लिख लो। चलो सभी लोग टॉपिक डालो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस क्या है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। किसी रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस मतलब देखो बेटा, जैसे एक रेफ्रिजरेटर जो है वो कम वर्क करके अगर ज्यादा हीट ट्रांसफर कर रहा है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, विश्वास क्या बोला? एक रेफ्रिजरेटर कम वर्क करता है लेकिन फिर भी ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करता है और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, तो वो अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उसका। नहीं समझ पाए? वो खूब काम कर रहा है लेकिन हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, तो उसका मतलब परफॉर्मेंस उसका क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमको बताओ, अगर W/Q2 T1 - T2/T2 है तो Q2/W क्या होगा? T2/T2 माइनस T1 - T2। ये तो ये दो फॉर्मूले हो गए। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द रेशियो ऑफ heat taken in from the cold body. It is the ratio of heat taken from the cold body to the work needed to run the refrigerator. The work needed to run the refrigerator. Work needed to run the refrigerator. नहीं समझ में आया? इसका फॉर्मूला ये हो गया, लिख लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज्यादा होगा, है ना, उतना ही अच्छा रेफ्रिजरेटर होगा। इसकी वैल्यू के और के की वैल्यू 5 या 6 के बीच में लाई करती है। क्वेश्चन करते हैं। हटा दे। देखो बेटा, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन इज 127। सोर्स का टेम्परेचर मतलब जहां से हीट आ रही है वो कितना है? 127। तो इसको केल्विन में चेंज कर लो, 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 400 केल्विन। ये सोर्स का टेम्परेचर हो गया, ठीक बात है। It takes 500 calories of heat from the source and rejects 400 calories to the sink. 500 कैलोरीज की हीट सोर्स से ली जा रही है और 400 कैलोरीज की हीट सिंक को दे दी जा रही है। तो कितने का वर्क हो रहा होगा? 100 कैलोरीज का। 500 की ली जा रही है, 400 वापस दे दी जा रही है, तो बचा 100 कैलोरीज का ही क्या हो रहा होगा? वर्क हो रहा होगा। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन। टेम्परेचर ऑफ सिंक निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ इंजन निकालना है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। पहला वाला फॉर्मूला क्या बताया था? Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। तो Q2 की जगह 400, Q1 की जगह 500, T2 निकालना है, T1 कितना है? 400। तो 1600/5 कितना आएगा? 1600/5 320। ये 320 केल्विन आ गया टेम्परेचर। नहीं समझ में आया?
फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हो, क्या होता है 1 माइनस T2/T। तो T2 की जगह 320 लिखा, T1 की जगह 400 लिखा, तो 80/400 दैट इज 1/5। 20% 0.2 यानी कि 20% की एफिशिएंसी होगी। आगे समझ में 20% एफिशिएंट, सिंपल है। तो सोर्स T1 Q1, सिंक T2 Q2, बस ये ध्यान देना है ना। और सोर्स का टेम्परेचर और एनर्जी ज़्यादा होगी, T1 की टेम्परेचर और एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सोर्स की ज़्यादा होगी इस बात है। देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। अ Carnot's engine work between two temperatures whose difference is 100। एक Carnot का इंजन, इधर ध्यान दो, दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है जिनका डिफरेंस 100 है। T1 माइनस T2 दिया हुआ है 100, सही। If it absorbs 746 joule of heat from the source, सोर्स से हीट एब्सॉर्ब, तो Q1 की Q2, Q1 है 746 जूल, अरे सोर्स मतलब Q1, एंड गिव्स 546 जूल टू सिंक, सिंक मतलब Q2। ठीक है, तो बताइए सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, T1 T2 हो जाएगा क्वेश्चन। ये दोनों का डिफरेंस 100 है, T1 और T2 निकालना है, तो बकवास क्वेश्चन एकदम। देखो जरा, Q2/Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, T2/T1। तो 546/746 इक्वल टू T2 की जगह हमने T2 लिख दिया, नहीं T2 की जगह T2 लिखा, यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आएगी 100 प्लस T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 निकाल लेना, T2 को यहाँ पुट करके T1 निकाल लेना। कर लो कि क्वेश्चन ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल देखिए। A Carnot's reversible engine works with efficiency 50%। ये सब आसान वाले जल्दी जल्दी कर लो। Carnot का हीट इंजन 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, 50%। During each cycle it rejects 150 कैलोरीज ऑफ हीट at 30 डिग्री सेल्सियस। रिजेक्ट मतलब कहाँ जा रही है एनर्जी, सिंक, तो Q2 150 कैलोरीज ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये क्या दिया है, T2 टेम्परेचर नहीं, T2 टेम्परेचर तो दिया ही है, 303 केल्विन का ये T2 हो गया। बात समझ आई? फिर से बोल रहे हैं, 50% एफिशिएंसी वाला Carnot इंजन 150 कैलोरीज की एनर्जी सिंक के पास फेंक देता है इतने टेम्परेचर पे है जो कि। तो बताइए टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 क्या होगा और वर्क डन कितना होगा। तो हो जाएगा क्वेश्चन ये। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस T2 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की जगह 303, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से T1 आ जाएगा, और Q2/Q1 सॉरी, फिर क्या निकालना है, वर्क। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है,
पहले यहाँ से T1 निकाल देते हैं। ये आ गया 0.5, तो T1 विल बी 606 केल्विन, ये T1 आ गया। अब Q2/Q1 होता है T2/T1, तो Q2 की जगह 150 लिखा, Q1 निकाल लो, T2 की जगह 606 लिखा और T1 कितना था 303, ये कटा 2 से, ये कटा 75 कैलोरीज की Q1 आ गया। अब Q2 पता है, Q1 पता है, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क का क्या फॉर्मूला होगा? दोनों एनर्जीज को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 150 यानी तो ज्यादा आ गया। चलो ठीक है, 75, दैट इज 75 कैलोरीज। गलत लग रहा है ना कुछ? Q1 हाँ, Q1 माइनस Q2 होता है, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, 75 ज्यादा है, कम हो गया। हमने कुछ तो गलत लिखा। अरे तुम लोग भी बैल हो, तुम देख नहीं रहे। Q2/Q1, Q2 है, किधर गया 150, Q1 निकालना है, T2 303 है, T1 606, ये 2 150 300 कैलोरीज की हीट आ गई Q1 आ गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगाओगे? Q1 माइनस Q2 कर देना, करना हो कर लो, फिर अगला वाला करो। लिखिए, क्वेश्चन है, क्या लिख लीजिएगा। रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल मतलब करनॉट ही है, अ रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 of the heat absorbed. A reversible engine converts 1/6 of the heat absorbed into work. 1/6 of the heat absorbed into work. ठीक है, stop. When the temperature of the sink, is reduced by 82 degrees Celsius, when the temperature of sink is reduced by 82 degrees Celsius, comma, the efficiency is doubled. The efficiency is doubled. ठीक है, stop. Find T1 and T2. Find T1 and T2. करो। देखो सब लोग, क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। A reversible engine converts 1/6 of the heat absorbed at the source into work. मतलब एक रिवर्सिबल इंजन जो है, जितनी भी हीट एनर्जी, सुनो दर, सोर्स से जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका 1/6 किस में कन्वर्ट करेगा? वर्क में। ये बात समझ में आ गई? तो W डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सोर्स? एफिशिएंसी 1/6। तो पहली एफिशिएंसी 1/6 है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस T2/T1 इक्वल टू 1/6। तो 1 माइनस 1/6 इक्वल टू T2/T1, 5/6 इक्वल टू T2/T1, 5T1 डिवाइडेड बाई, रख लो इसको, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। When the temperature of the sink is reduced by 82, now सिंक का जो नया टेम्परेचर है वो पुराने टेम्परेचर से 82 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया है? कम। नया टेम्परेचर ऑफ सिंक पुराने टेम्परेचर ऑफ सिंक से 82 क्या हो गया? कम। तो एफिशिएंसी डबल हो गई। तो एफिशिएंसी जो है पहले कितनी थी, अब डबल हो गई, कितनी हो गई? 1/3। एफिशिएंसी डबल हो गई। अब जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? देखिए बेटा, 1 माइनस नया T2/T1। भाई सिंक का टेम्परेचर चेंज हुआ है, सोर्स का टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है, तो 1 माइनस T2 डैश बाई T1।
सही है। और T2 डैश को क्या लिखोगे? T2 माइनस 82 डिवाइडेड बाई T1। T2 माइनस 82 लिख दिया इसको। नहीं समझ में आया? तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू T2 माइनस 82 डिवाइडेड बाई T1। तो 2/3 इक्वल्स टू T2 माइनस 82 डिवाइडेड बाई T1। अब यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 5/6 या x ले लो। T2 ले लो 5x, T1 ले लो 6x। याद रखो 2/3 T2 को लिख दिया हमने 5x माइनस 82 और T1 को लिख दिया 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x निकाल लो, कितना आएगा? 246 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 82 डिग्री सेल्सियस। 82 आ गया। अब x की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो T1 T2 आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? अच्छा, अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन देखिए 10th वाला, थोड़ा सा शांत रहिए ना। देखो पाणे जी, देखो a Carnot engine whose low temperature reservoir is at 60। Carnot के इंजन का लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर T1 की T2 7 डिग्री सेल्सियस पे है और इस इंजन की एफिशिएंसी 50% है। ठीक है। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी को 50 से 70% करना है। सही है। तो बाई हाउ मेनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर बी रेज्ड? हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर T1 का टेम्परेचर कितना बढ़ा है करो ताकि एफिशिएंसी 70 हो जाए। आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो पहले ईटा से T1 निकालोगे, पहले फ्रॉम ईटा 1 लगाओगे 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई ईटा की जगह क्या लिखोगे? 50% मतलब 0.5। 1 माइनस T2 की जगह 7 नहीं 280 अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा। तो 280 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 0.5। तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 560 केल्विन। ये टेम्परेचर था पहले। अब इसी T2 से और इस एफिशिएंसी से नया T1 निकाल दो। तो फिर से अगेन एफिशिएंसी टू 1 माइनस T2 बाई T1 70% 0.7 1 माइनस T2 की जगह 280 और फिर से यहाँ T1 निकाल दो और इस T1 को इस T1 से क्या कर देना? माइनस कर देना। तो 280 बाई T1 इक्वल टू 0.3 यहाँ से T1 आ जाएगा और इस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर से माइनस कर दो तो राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा। बढ़ जाए आगे करना है। ठीक है। अब बेटा इधर देखो सब लोग, ये मेंस का ही है। देखिए 2 Carnot engines A and B are operated in series। 2 Carnot engines हैं A और B, इनको आपस में कैसे ज्वाइन किया गया? सीरीज। ठीक है। The first engine A receives T1 600। पहला इंजन का टेम्परेचर कितना है? 600। रिसीव्स 600 मतलब सोर्स से। ठीक है। एंड रिजेक्ट्स टू द रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2 और ये रिजर्वॉयर को दे देता है जिसका टेम्परेचर क्या है? T2। यहां से हीट आई, हुआ वर्क, सिंक में चली गई बची हुई। The second engine B receives the rejected heat from the first engine। विश्वास, जो सेकेंड इंजन है वो इसकी रिजेक्टेड हीट लेता है और बाद में उसको इस्तेमाल करता है वर्क के लिए। तो ये करता है वर्क A और ये करता है वर्क B। और T3 टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर 400 केल्विन है। नहीं समझ पाए? सोर्स इसका सिंक, इसका सोर्स ये और इसका सिंक ये। तो बताइए इफ द वर्क आउटपुट्स ऑफ बोथ द इंजन्स आर सेम, अगर WA और WB बराबर है तो बताओ T2 कितना होगा?
आसान क्वेश्चन हो गया है ना। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? करो। आप देखो सब लोग, पहले तो हमको ये बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हीट इंजन के लिए। Q1 भाई देखो सिंपल है, Q1 हीट दी जाती है सोर्स से, उस Q2 हीट सिंक में चली जाती है, तो बची हुई हीट से तो वर्क होगा। तो W का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2, तुम लोग एकदम ढूंढ लो। तो अब देखो ये बताओ इधर देखो, यहाँ जो वर्क किया जा रहा होगा वो ये Q1 माइनस Q2 की वजह से होगा, और यहाँ जो वर्क किया जा रहा होगा वो Q2 माइनस Q3 की वजह से होगा, और दोनों वर्क क्या दिए हैं? तो अगर वर्क A वर्क B के बराबर है तो Q1 माइनस Q2 बराबर होगा Q2 माइनस Q3 के। तो Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 2Q2 सही है। Q2 डिवाइड में जाओगे तो Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Q2 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। अभी देखो Q1 बाई Q2 प्लस Q3 बाई Q2 इज इक्वल टू 2। Q1 बाई Q2 T1 बाई T2, Q3 बाई Q2 T3 बाई 2। T1 कितना है 600, T2 निकालना है। T3 कितना है 400, T2 निकालना है। तो 1000 इक्वल टू 2T2, T2 इक्वल टू कितना आ गया 500। क्या सारा सवाल था ये, बस आपको दिमाग नहीं चला रहा है, आपका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। करो यही देखो, ये सवाल है 3, ये आपको ट्राई करना है। 3 Carnot इंजन्स ऑपरेट इन सीरीज। 3 Carnot इंजन है आपकी बात सीरीज में लगे हुए हैं बिटवीन T1 सोर्स एंड T4 सिंक। 3 Carnot इंजन्स हैं आपकी बात, T1 सोर्स है और T4 क्या है यहाँ पे सिंक है, सही है। और ये होगा T2, ये होगा T3, सही है। अब ये भी बात तय है कि T1 जो होगा वो T2 से बड़ा होगा, T3, और सबसे कम कौन होगा T4 होगा। तो बताइए the 3 engines are equally efficient अगर 3 are equally efficient अगर एक ऑप्शन लिख रहे हैं तो उस हिसाब से आप बाकी ऑप्शन समझिएगा कि पावर 1/4 या T3 T1 की पावर 4 की पावर क्यूब की पावर 1/4। इसी तरीके से सब में ऑप्शंस में जितने भी हैं सब में T2 T3 निकाला गया है। कौन सा आंसर सही होगा? सवाल फिर से बोल रहे हैं, T1 T4 और इन तीनों ही इंजन्स की एफिशिएंसी सेम है, तो बताइए T2 T3 की वैल्यू T1 T4 के टर्म्स में क्या होगी? नहीं समझ में आया? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, झेल जाओगे वरना फिर 12 झेलेंगे। आओ बताएं सब लोग, देखो बेटा ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एफिशिएंसी क्या करनी थी सेम, तो एफिशिएंसी 1 इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इक्वल टू एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1 इसमें लगेगा। आनंद देखिएगा बेटा, यहाँ लगेगा 1 माइनस T3 बाई T2, यहाँ लगेगा 1 माइनस T4 बाई T3। ये 1 1 1 और माइनस 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 उड़ा दो, तो T2 बाई T1 बराबर T3 बाई T2 बराबर T4 बाई T3। अब इनको ऐसा सॉल्व करो कि T2 T3 आ जाए T1 T4 के टर्म्स में। देखो इसको इक्वेट करोगे तो T2 आ जाएगा, T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, तो T2 स्क्वायर आ गया T1 इंटू T3, तो T2 आ गया T1 इंटू T3 की पावर 1/2, और T3 निकालना T3 बाई T2 बराबर T4 बाई T3, तो T3 का स्क्वायर आ गया T4 इंटू T2, तो
T3 आ गया T4 T2 की पावर 1/2। अब यहाँ T3 नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, T4 चाहिए। तो T3 की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दो, सुन रहे हो ना। और यहाँ क्या नहीं चाहिए, यहाँ T2 नहीं चाहिए, तो T2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। नहीं समझ पाए, मतलब T2 इक्वल टू T1, T3 की जगह लिखोगे T4 T2 की पावर 1/2 की पावर 1/2। तो यहाँ से T2 आ गया, T1 की पावर 1/2 छोड़ दो, T4 T2 चलो अलग अलग करना ही पड़ेगा। T1 की पावर 1/2, T4 की पावर 1/2 की पावर 1/2, T4 की पावर 1/4, T2 की पावर 1/2 की पावर 1/2, T2 की पावर 1/4। अब इधर भी T2 इधर भी T2, ये T2 इधर ले आओ, नहीं पल्ले पड़ रहा है। तो T2 by T2 की पावर 1/4 इक्वल टू T1 की पावर 1/2, T4 की पावर 1/4, ये 1 है। 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, 3/4। तो कहाँ लिखे हैं हम, ऑप्शन हटा दें, ऑप्शन हटा देते हैं, इधर लिखते हैं T1 माइनस 1/4 T2 की पावर 3/4 इक्वल टू T1 की पावर 1/2 T4 की पावर 1/4। सही है, दोनों साइड वो एक क्यूब है, हाँ रेस टू द पावर 4 कर दो, रेस टू द पावर, दोनों साइड 4 पावर ले लो। तो यहाँ T2 की पावर क्या बचेगा, यहाँ T2 की पावर क्या बचेगा, और यहाँ सिर्फ T4 बचेगा। तो T2 की वैल्यू आ गई T1 की पावर 2 T4 की पावर 1/3। एक ऑप्शन कोई ना कोई मैच कर जाएगा इससे, नहीं पल्ले पड़ा। इसी तरीके से वैसे इससे जब मैच करेगा तो बगल वाला आप दिमाग लगा ही लोगे। आया समझ में, सिंपल तो था।